हमारी चर्चा का विषय रहेगा धारा 35 में दिया हुआ निर्वाचन का सिद्धांत। धारा में सिद्धांत नहीं लिखा है, धारा लिखा है निर्वाचन कब आवश्यक है, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपसे बात। मैंने आपको एक मैक्सिम हमने आपसे शेयर किया था कि नेमो डेट कोड नॉन एवेट, वो आप किसी को नहीं दे सकते जो आपका नहीं है, आप जिसके हकदार नहीं है। धारा 7 में क्या लिखा था? अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, संविदा करने के लिए सक्षम हो और जो संपत्ति अंतरित की जा रही है उसका हकदार हो, या हकदार व्यक्ति ने उसे अंतरित करने के लिए अधिकृत किया हो, है ना। सेक्शन 7 में रिक्वायरमेंट ही यही, नेमो डेट कोड नॉन एवेट, जो आपका नहीं है वो आप किसी को दे ही नहीं सकते। पॉजिटिव में बोले तो आप वही दे सकते हैं जो आपका है। थोड़ा नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में आए तो अपन इसको ये बोले कि अपन किसी को वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास है, जो हमारे पास है ही नहीं हम वो किसी को कैसे दे सकते। और नेमो डेट जो है वो नेगेटिव सेंस में है कि हम किसी को वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब धारा 35 आपको एक एक्सेप्शन देती है, सेक्शन 35, कि जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है आप उसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। डायरेक्ट की भाषा थोड़ी बोले इंप्रेशन डालने के लिए कि वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, जहां की कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को अंतरित करने की प्रवंजना करता है, प्रस्ताव करता है, प्रोफेस करता है, जिसे ट्रांसफर करने का उसे कोई राइट नहीं। एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स सम बेनिफिट टू द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, और उसी संव्यवहार में वो संपत्ति के स्वामी को कुछ अंतरित करता है, कुछ प्रतिफल अंतरित करता है, कुछ धन अंतरित करता है। वहां संपत्ति के स्वामी को निर्वाचित करना होगा कि वो पूरी डीड से एक्सेप्ट कर ले या उससे डिसेंट हो जाए, कंसेंट दे दे या डिसेंट हो जाए। अब मैं एक एग्जाम्पल पहले तुम लोगों को समझाऊं फिर बात। एक्स ने एक प्रॉपर्टी वाई को गिफ्ट कर दी, वैल्यू रुपीज 5,000, 5,000 रुपए की एक प्रॉपर्टी एक्स ने वाई को गिफ्ट की। जेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी
अब फिर शुरू से चलो। वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर विच ही हैव नो राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? जेड की। तो ए को कहां से राइट है कि जेड की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके? नेमो डेट कोड नॉन है, जो आपकी है ही नहीं आप दे कैसे सकते हो? आगे बात समझ में? तो अब ए ने जब वाई को जब गिफ्ट की होगी 5,000 रुपए की प्रॉपर्टी, तो एक डीड लिखी गई होगी गिफ्ट की, नहीं क्या? ओवरऑल थोड़ी हो गया होगा। 5,000 रुपए की प्रॉपर्टी है, 100 रुपए से ऊपर तो रिटन और रजिस्टर्ड होगा, 99 रुपए से ऊपर, है ना? ये डीड है गिफ्ट की जो एक्स ने वाई के पक्ष में लिखी। फिर इसी ट्रांजैक्शन में, इसी संविधान में, इसी डीड के सेकंड पार्ट में वो जेड को 6,000 रुपए गिफ्ट करता है। हम गिफ्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, सेल भी चलेगा, हम सेल भी बता दें। अभी हम सिंपल वे में तुम्हें, अब ये गिफ्ट की डीड जो है, ये ओनर ऑफ प्रॉपर्टी शैल इलेक्ट whether he wants to get this benefit or want to keep his property with own। या तो वो ये फायदा ले या अपनी संपत्ति अपने पास रख ले। एक्स जेड को इलेक्ट करना। तो वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी फॉर विच ही हैज नो राइट ऑफ ट्रांसफर एंड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन confers some benefit over the owner of property, then owner of property has to elect whether to consent the whole deed or dissent the whole deed। समझ में आ? ये जेड है, ये 6,000 भी ले ले और अपनी प्रॉपर्टी भी ले ले ना, पार्टली नहीं, या तो पूरा स्वीकार या पूरा स्वीकार। 6,000 तुमने लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुमने इस डीड पे साइन किए कि हम तैयार हैं, लाओ में 6,000। 6,000 जेड को मिल गए और प्रॉपर्टी वाई को है। अगर वो कंसेंट दे दे इस डीड पर, जो दो पार्ट में है, जिसमें दो ट्रांसफर है, एक ट्रांसफर है एक्स ने वाई के पक्ष में किया है और एक ट्रांसफर है एक्स ने जेड के पक्ष में किया है, लेकिन दोनों ट्रांसफर एक ही ट्रांजैक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब मान लो वेयर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन ओनर ऑफ प्रॉपर्टी शैल मस्ट यूज करना चाहिए, मस्ट, यस, क्या यूज किया देख रहे हैं? हैज टू, सॉरी, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हैज टू elect whether he is taking this benefit or not. If he consents the whole transaction, it means 6,000 for that and Z's property to Y. Is that clear? अब Z elects dissent कर जाता है, either to consent or dissent. In later case माने dissent होने की दशा में, अगर Z एग्री नहीं करता है, डिसेंट करता है, इस डीड को वो एप्रोवेट बोलते हैं इसको। एक ही डीड एक ही समय पर एप्रोवेट और एप्रोवेट नहीं हो सकती। एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ही जगह पर एप्रोवेट और एप्रोवेट नहीं हो सकता। जैसे Z 6,000 के लिए एप्रोवेट कर दे और प्रॉपर्टी के लिए रेप्रोवेट कर दे, नहीं, या तो पूरी डीड को एप्रोवेट करो
या पूरी डीड को रेप्रोगेट करो। आ रहा है समझ में? अब Z डिसाइड कर जा, ही इलेक्ट्स टू कीप हिज प्रॉपर्टी विद हिमसेल्फ, वो अपनी संपत्ति अपने साथ रखना निर्वाचित करता है। ठीक है, तो हमें तो प्रॉपर्टी चाहिए। He has to, owner of property has to relinquish the benefit. उसे ये फायदा, अब हिंदी में बोलता हूं, सुनो हिंदी। जहां की कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को अंतरित करने की प्रवंजना करता है, प्रवंजना करता है, एक प्रपोजल टाइप ही समझ लो है, तो जहां के कोई व्यक्ति किसी ऐसी संपत्ति को अंतरित करने की प्रवंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, परंतु उसी संव्यवहार के भागरूप कोई फायदा संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वह संपत्ति के स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि या तो वो पूरे संव्यवहार से सहमत हो जाए या विसम्मत हो जाए, और बाद की दशा में, कौन सी दशा बाद की? विसम्मत होने की दशा में उसे जो फायदा मिल रहा है त्यागना पड़ेगा। और इस प्रकार बेनिफिट सो रेलिंक्विश्ड, इस प्रकार त्यक्त फायदा बेनिफिट सो रेलिंक्विश्ड शैल गो टू द ट्रांसफरर, और वो 6,000 रुपए ट्रांसफरर के पास वापस हो जाएंगे और ये माना जाएगा मानो वो डिस्पोज हुए। क्लियर? अब जब तक जेड इलेक्ट कर पाता तब तक एक्स पागल हो गया या मर गया। समझ में आ रही है? या तो फ्रेश ट्रांसफर करने के लिए इनकैपेबल हो गया तो पागल हो गया, ठीक है, अब या मर ही गया, तो जो 6,000 रुपए कहां जाएंगे? उसके एलास को, उसके विधिक प्रतिनिधियों को। इस प्रकार त्यक्त फायदा उसके विधिक प्रतिनिधियों को चला जाएगा जैसे वो व्ययनित हुआ ही नहीं है, जैसे वो डिस्पोज हुआ ही नहीं। लेकिन इस शर्त पर, अब मान लो ये अपनी प्रॉपर्टी रख ले रहा है, 6,000 इन्हें मिल गए, इस धनी को क्या मिला? ये भी तो पार्टी है, इसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। एक्स ने वाई को गिफ्ट किया है 5,000 रुपए की वैल्यू, तो गिफ्ट जब एक्सेप्ट होगी तो वीवो थोड़ी हो जाएगी। भाई तो एक्स से कहेगा ना, भाई साहब हमने तो गिफ्ट एक्सेप्ट की है, तुम ये थोड़ी कह के बच सकते हो कि साहब वो डी ने मना कर दिया। ई को पकड़ो, एफ को पकड़ो, और तुम मर गए तो तुम्हारे एलास, या तुम पागल हो गए तो तुम्हारे एलास। 6,000 रुपए वापस आ जाएंगे, लेकिन उन पर ये कंडीशन रहेगी कि जो रेलिंक्विश बेनिफिट है उसमें से प्रॉपर्टी के बराबर वैल्यू, इसे कहा गया है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर। क्यों डिसअपॉइंटेड? क्योंकि जी अगर 6,000 लेके धर ले, ये प्रॉपर्टी धर ले, तो डिसअपॉइंट कौन हुआ? कौन निराश हुआ है? निराश हुआ वाई। नहीं, तुम तो पहले ही उसको गिफ्ट कर चुके हो और वो तो अप्रोवेट कर चुका है ना, और गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार गिफ्ट हो गई फिर वो कभी रिवोक हो नहीं सकती। अब एलास के पास प्रॉपर्टी है नहीं है देने के लिए, तो जो 6,000 जो बेनिफिट रेलिंक्विश किया था, ये बेनिफिट इसमें से एक्स के एलास को इस कंडीशन पर ये 6,000 रुपए मिलेंगे कि वो इसमें संपत्ति के बराबर मूल्य निराश अंतरिति को दे। ठीक है, क्लियर है? इस शर्त पर आगे बढ़ो। हाँ,
जहां की कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंजना करता है जिसे अंतरित करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, और उसी संव्यवहार के भागरूप कोई फायदा उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, वहां ऐसे स्वामी को निर्वाचन करना होगा कि वह या तो ऐसे अंतरण को पुष्ट करे या उससे विसम्मत। या तो कंफर्म करो, जेड से कहा जाएगा पूरे ट्रांसफर को कंफर्म करो, या मना करो, डिसेंट करो, विसम्मत हो जाओ, असहमत हो जाओ। अच्छा, अब आगे लिखा है विसम्मत हो और पश्चात कथित दशा में। पश्चात कथित दशा माने डिसेंट, पूर्व कथित कंसेंट, पश्चात कथित डिसेंट। अब वो डिसेंट कर जाता है और पश्चात कथित दशा में, उसके द्वारा डिसेंट करने की दशा में वह ऐसे प्रदत्त फायदे का त्याग करेगा। जो 6,000 रुपए मिल रहे थे वो उसे त्यागने पड़ेंगे, और इस प्रकार त्यक्त फायदा जो बेनिफिट रेलिंक्विश किया है 6,000 रुपए का, छोड़ दिया है जेड ने, वो कहां चला जाएगा? अंतरक या उसके प्रतिनिधियों को। आगे लिखा है जहां की अंतरण अनुग्रहिक है, मतलब ग्रेचुटस है, गिफ्ट है, बिना कंसीडरेशन के हो रहे हैं। ग्रेचुटस ट्रांसफर उन्हें कहते हैं जो विदाउट कंसीडरेशन होते हैं। गिफ्ट एक ग्रेचुटस ट्रांसफर है ना, जो विदाउट कंसीडरेशन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम ग्रेचुटस ट्रांसफर कहते हैं। दान एक ग्रेचुटस ट्रांसफर। तो लिखा है जहां की अंतरण अनुग्रहिक है और अंतरंग निर्वाचन किए जाने के पहले मर गया है या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है, और उन सब दशाओं में जिनमें अंतरण प्रतिफलार्थ है, मतलब अगर 5,000 रुपए में बेचने की बात हुई थी और भाई ने 4,000 रुपए एडवांस दे दिए थे, किसको? एक्स को। अब डी कंसेंट नहीं किया तो जो 6,000 रुपए जब वापस जाएंगे इसमें से 4,000 वापस इसको नहीं करने पड़ेंगे। तो सेल की एग्रीमेंट टू सेल में भी यही तो दोनों बातें लिखी हैं, और उन सब दशाओं में जिसमें अंतरण प्रतिफलार्थ है, नॉन ग्रेचुटस है, विद कंसीडरेशन है। निराश अंतरिति को यहां कौन है? वाई। प्रतिफल की रकम जो कंसीडरेशन उसने दिया था खरीदने की, वो या उस संपत्ति के जिसे उसको अंतरित किए जाने का प्रयत्न किया गया था, मूल्य को चुका देने के भार के अध्ययन ही वह फायदा प्रतिवर्तित होगा। मतलब ये फायदा इनके ऊपर भार होगा, कि चार्ज होगा इनके ऊपर, भार होगा कि इसमें से प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर मनी आप निराश अंतरिति को, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को दें। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देखें जरा, पढ़ूं क्या? हाँ, where a person professes to transfer property which he has no right to transfer, and as part of the same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. दो कंडीशन, either to consent or to dissent. अब इन सेकंड कंडीशन, डिसेंट वाली कंडीशन, तो क्या लिखा है? और इन द लेटर केस ही शैल relinquish the benefit so conferred. अब जो अगर वो डिसेंट करता है कि नहीं साहब हम सहमत नहीं है, तो जो उसे बेनिफिट मिल रहा था 6,000 रुपए का, ही वुड हैव टू relinquish, उसे छोड़ना पड़ेगा। और बाकी को तो पढ़ा ही दिया है। And the benefit so relinquished shall revert to the transferor or his legal representative as if it had not been disposed. जैसे वो खर्च हुआ ही नहीं। Subject nevertheless, लेकिन भाई साहब शर्त लगाई गई है, subject nevertheless, where the transfer is gratuitous, without consideration, gratuitous,
and the transferor has before the election died or otherwise become incapable of making fresh transfer, या तो पागल हो गया या मर गया है. And in all cases where the transfer is for consideration to the charge of making good to the disappointed transferee the amount or value of the property attempted to be transferred to, इसको प्रॉपर्टी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी के बराबर वैल्यू मनी मिले. इज दैट क्लियर? अब मैं आता हूं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है सुल्तानपुर का खेत है. हाँ, तो टीपी में सुल्तानपुर का काफी महत्व है, ज्यादातर रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर से ही रिलेटेड है. लेकिन आमतौर पर आपको यहीं तक पढ़ाया जाता है. असली अब हम पढ़ाते हैं. इलस्ट्रेशन के पहले इलस्ट्रेशन पढ़ लो. सुल्तानपुर का खेत गा की संपत्ति है, जेड की, और उसका मूल्य 800 रुपए है. काव से दान की लिखत द्वारा खा को, पाई को अंतरित करता है, करने की प्रबंधना करता है, और उसी लिखत द्वारा भाई सेम डीड, डीड दो नहीं, एक ही डीड में 2 ट्रांसफर, और उसी लिखत द्वारा गा को, जो संपत्ति का स्वामी है, 1000 रुपए देता है. गा खेत को अपने पास रखना निर्वाचित करता है, ये हमें तो अपनी प्रॉपर्टी. तब क्या लिखा है? तो 1000 रुपए का दान जो उसके पक्ष में किया गया था, क्या लिखा है? 4 फीट. ठीक है. उसी मामले में का निर्वाचन के पहले मर जाता है और उसका प्रतिनिधि 1000 रुपए में से 800 रुपए खाको देगा. ये 6000 थे, ये यहाँ पहुंचे, इसके एलाज पर ये चार्ज है, ये उनकी ड्यूटी है. ये 6000 में से प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को. इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं. अब इसमें लिखा है, इस धारा के प्रथम पैरा का नियम लागू होता है चाहे अंतरक यह विश्वास करता हो या न करता हो कि जिसका अंतरण करने की वह प्रबंधना करता है वह स्वयं उसकी अपनी. मान लो हमें प्रॉपर्टी पर 10 साल से काबिज है, थोड़ी देर तो ऑलमोस्ट किसी ने कुछ कहा नहीं मुझसे आज है. वो प्रॉपर्टी मैं लिए हुए था बराबर, कोई इशू नहीं था. मैं उसको कल्टीवेट कर रहा था, या मकान था तो रह रहा. अब हम ये जानते थे कि मकान पिताजी के नाम है या मकान भैया के नाम है, जबकि मकान था भाई नाम. तो हम ये विश्वास कर गए कि भाई के नाम है. अब जब हमने ट्रांसफर की डीड लिख दी तब पता लगा कि भाई के पास है. जब हमने भाई को दान कर दी कि ये तो यार प्रॉपर्टी भाई की है, तो भाई को कहा कि भाई तुझे हम इतने पैसे ये दे रहे हैं. चाहे उसने विश्वास करके और चाहे जानबूझ, ये मान कर कि मेरी अपनी है, अगर तो भी उसने ट्रांसफर अगर किया है, और चाहे वो मिस्टेकनली न जानते हुए भी उसने किया है, ये नियम लागू, इलेक्शन का नियम लागू. ठीक है, आगे बढ़िए. जो व्यक्ति किसी संविवाद के अधीन कोई फायदा सीधा नहीं लेता
किंतु उसके अधीन फायदा उसे परतः व्युत्पन्न होता है। इंग्लिश में पढ़ेगा। द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेक्शन, ये तो पढ़ लिए, applies whether the transferor does or does not believe that which he professes to transfer be his own। उसने अपनी विश्वास करके कि ये हमारी है तुम्हें गिफ्ट कर दी, लेकिन बाद में पता लगा यार ये तो हमारी नहीं है, तो अब क्या करें, इन्हें तो हम गिफ्ट कर चुके हैं, तो हम क्या करें, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को एक बेनिफिट उसी डीड में उसे बेनिफिट दे दें और उसके पास पहुंच जाए कि भाई साहब जी लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी हमने इनको ट्रांसफर कर दी इतने रुपए में, या दान दे दी और ये आप ऐसा वो लोग क्या कह, या तो इसे अप्रोवेट करो गिफ्ट की डीड को पूरी को, पूरे ट्रांजेक्शन को, या रेप्रोवेट करो। एप्रोवेट करोगे तो इसका मतलब तुमने सब स्वीकार कर लिया, तो तुम्हें 6000 मिल गए, प्रॉपर्टी वाई के पास पहुंच। रेप्रोवेट कर दिया कि नहीं साहब हम तो प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे, डिसेंट करिए। एप्रोवेट रेप्रोवेट दो शब्द है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट एक साथ एप्रोवेट और रेप्रोवेट नहीं हो सकता, ये नियम रखना है। एक साथ एप्रोवेट और रेप्रोवेट, या तो पूरा एप्रोवेट होगा या पूरा रेप्रोवेट, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें आ गया है, अ पर्सन टेकिंग नो बेनिफिट डायरेक्टली अंडर अ ट्रांजेक्शन but deriving a benefit under it indirectly need not elect. Suppose Z is successor of Y. मान लो Z Y का सक्सेसर है? सपोज अब जेड ने ये 6000 रुपए छोड़ दिए, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना निर्वाचित कर लिया, ये 6000 यहाँ गए, इसमें से 5000 या 4000 जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वे वहां गए, और इसके मरने के बाद वो कहाँ गए, तो जो बेनिफिट उसने डायरेक्ट नहीं लिया वो बेनिफिट इनडायरेक्टली उसी को मिलना है, तो उसे निर्वाचन करने की, वो निर्वाचन कर ही ले तो फायदे में, ये 6000 मिले ही गए, ठीक है, 6000 लेते ही प्रॉपर्टी बाई के पास, और बाई के मरने के बाद हम उत्तराधिकारी हैं तो हमारे पास तो आएगी, तो उसे इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पढ़ो उस लाइन को जरा। ठीक है, भाई साहब इस पैरा का इंटरप्रिटेशन बड़ी किताबें ढूंढी हमने, लेकिन इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा कोई गुरु कोई टीचर तो था नहीं, सेल्फ स्टडी की है बिल्कुल टोटल, भैया चूल्हे हिल गई दिमाग। और पहले बैच को पढ़ाया जब हमने कोचिंग पे, एक हफ्ते वो मेरा खून पीते रहे डॉक्टर ऑफ इलेक्शन पर, एक लड़के ने तो क्वेश्चन पूछा कि साहब इसकी जरूरत क्या है, ये इनडायरेक्ट सेल ही तो हो रहा है। हमने कहा जरूरत इतनी सी है कि ये एक्स पहले जेड से खरीदे, ठीक है, तो पहले स्टाम्प ड्यूटी दे और एक डीड लिखे, फिर एक्स वाई को गिफ्ट करे, फिर एक डीड लिखे, फिर स्टाम्प ड्यूटी दे। तो दो डीड लिखने के बजाय एक ही डीड में दो ट्रांसफर हो जाते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ो,
अब उल्टा करो, इसके बाद वाला पढ़ो कि जो व्यक्ति एक हैसियत में कोई फायदा लेने में सहमत हो जाता है, वो दूसरी हैसियत में उसे विसम्मत भी हो सकता है। पर्सन एप्रोवेटिंग इन अ वन कंडीशन में रेप्रोवेट इन अदर कंडीशन, अदर स्टेटस। उल्टा करो। वाई और जेड, ठीक है, और बिल्कुल वही बात लिखी है। दूसरा वाला इसके जस्ट नीचे वाली 1.5 लाइन जो लिखी है। अब ये वाई की डेथ हो गई, वाई का सक्सेसर कौन है? नीचे क्या लिखा है? वाई का सक्सेसर कौन है? जेड। अब जेड दो कैपेसिटी में, यहां तो वो संपत्ति का स्वामी बन के बैठा है और यहां अंतरिति बन के बैठा है। तो एक हैसियत में तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो दूसरी हैसियत में उससे इनकार भी कर सकता है। उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उस पूरे ट्रांजैक्शन को एप्रोवेट करे, वो उसकी अपनी इच्छा। ठीक है, दोनों क्लॉज समझ में आ गए। अब आ गए अंतिम पूर्ववर्ती चारों नियमों का अपवाद। एक्सेप्शन टू द लास्ट प्रोसीडिंग 4 रूल्स वेयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी conferred on the owner of the property। अब एक्स ने जेड से कहा कि तुम्हें 6000 कम लग रहे हैं, चलो 1000 और देते हैं, लेकिन जेड भी प्रॉपर्टी के बदले नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो ये त्यागेगा तो ये साथ में, क्योंकि जो कुछ उसे प्रॉपर्टी के बदले में मिल रहा था वो उसे सब कुछ रेलिंक्विश करना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा? वेयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी कन्फर्ड ऑन द ओनर। ये 1000 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच द ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर एंड सच बेनिफिट is expressed to be in lieu of that property। साफ लिखा है कि ये 6000 के अलावा 1000 हम प्रॉपर्टी के बदले नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो 6000 छोड़ता है तो ये विशेष लाभ जो 1000 का था वो भी उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक्स ने जेड से कहा कि एक भैंस हम तुम्हें अपनी तरफ से खुशी में देते हैं, ये प्रॉपर्टी के बदले में नहीं। तो क्या वो भैंस को भी रेलिंक्विश करने के लिए बाउंड है? पढ़ो क्या लिखा। वेयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस्ड टू बी कन्फर्ड ऑन द ओनर, जितना भी प्रॉपर्टी के बदले में एक्सप्रेसली दिया जा रहा है, लिखा है ना, कन्फर्ड ऑन द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच द ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर, वही प्रॉपर्टी, एंड सच बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और साफ लिखा है कि प्रॉपर्टी के बदले में तुमको मिल रहे हैं ये। तो लिखा है इफ सच ओनर क्लेम्स द प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना चाहता है, ही मस्ट रेलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट। जनरल बेनिफिट 6000 का था, 1000 का पर्टिकुलर। लेकिन आगे फिर उन्होंने लिखा है ही मस्ट रेलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट बट ही इज नॉट बाउंड टू रेलिंक्विश एनी अदर बेनिफिट कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द सेम ट्रांजैक्शन। जो प्रॉपर्टी के बदले में नहीं, ये भैंस प्रॉपर्टी के बदले में नहीं थी, तो जेड चाहे तो भैंस को रख सकता है, वो उसे रेलिंक्विश करने के लिए बाउंड नहीं, वो उसे छोड़ने के लिए बाउंड नहीं। जी हमें गए, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ो। अब गचर पचर बहुत हो गई है, लेकिन यार जब तक ये गचर पचर खत्म कर देंगे तो फिर दोबारा नए सिरे से बात करेंगे।
चलन दो। हाँ। सब सुनाई दे रहे, मेरे क्यों पढ़ रहे हो? अब जेड ने कही लाओ 6,000 रुपए दो, तो 6,000 रुपए ले लेने मात्र से ये मान लिया जाएगा कि उसने अप्रूवेट कर दिया। कब? जब उसे पता हो, उसे नोटिस हो कि ये 6,000 ले लेने से मेरी प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी। वो अपनी ड्यूटी ऑफ इलेक्शन जानता है कि मेरी इलेक्शन करने की ड्यूटी है, और ये ड्यूटी जानते हुए कि मेरी इलेक्शन करने की ड्यूटी है, वो 6,000 रुपए अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने पूरे ट्रांसफर को अप्रूवेट कर, पूरी डीड को अप्रूवेट। कब? जब उसे पता कि मुझे निर्वाचन। अब प्रश्न ये है कि ये तो कह देगा साहब हमको नहीं मालूम, तब क्या करोगे? कैसे पता लगाओगे कि जेड को अपनी इलेक्शन की ड्यूटी पता थी कि नहीं पता थी? तो मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूं, एग्जांपल। जेड की प्रॉपर्टी में इसके ब्रदर का भी पार्ट था, ब्रदर्स पार्ट 1/3। जो प्रॉपर्टी जेड की है, जिसके 6,000 रुपए मिल रहे थे, एक्स को नहीं पता था कि जेड की प्रॉपर्टी में उसके ब्रदर का भी एक 1/3 शेयर है। अब उसने तो पूरी ट्रांसफर कर दी और जेड के सामने लाकर डीड कर दी। अब जेड ने कहा कि यार पूरी अप्रूवेट करनी पड़ेगी, 1/3 तो हमारे भैया की है, ये तो हमें अप्रूवेट कर ही नहीं सकते। तो उसने क्या किया, भाई को पैसे दिए और ये कहा कि तुझे अब 1/3 मेरे नाम कर। तो इसका मतलब ये है कि जेड जानता था कि मुझे निर्वाचन करना है, और भाई की प्रॉपर हिस्सा रहते हुए अकेले हम निर्वाचन नहीं। ठीक है। दूसरा मान लो, एक और एग्जांपल, किराएदार था, उससे खाली करा ली। उसमें जो इंटरेस्टेड पर्सन थे उस प्रॉपर्टी में, उन सबको उनकी अवस्था से हटा दिया, उन्हें उस अवस्था में नहीं रहने दिया जिस अवस्था में वो थे। 1/3 में भाई था, लेकिन अब उसे उस अवस्था में नहीं रहने दिया। भाई की अपने शेयर कर ली। क्यों कर ली? इतने सालों से काहे नहीं करी? क्योंकि तुम जानते थे कि ये 6,000 रुपए हमको लेने हैं, 4,000 की प्रॉपर्टी 6 में बिक रही है। 2 भाई का हिस्सा दे देंगे तो भी हमको मिल रहे 6,000। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसमें इस पैराग्राफ को पढ़ के देखो। जिस व्यक्ति को फायदा प्रदत्त किया गया है, किसको फायदा दिया गया है? ओनर को। फायदा तो ओनर को ही है। जिस व्यक्ति को फायदा प्रदत्त किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहण मतलब कंसीडरेशन का एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण ही अंतरिक्ष जो फायदा उसने ले लिया, तो ये माना जाएगा कि अंतरल की उसने पुष्टि कर दी है। क्या लिखा है कि वेयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन whom it is conferred constitutes an election by him to confirm the transfer। अगर वो 6,000 रुपए ले लेता है और ये जानता है कि मुझे इलेक्शन करना है, तो 6,000 रुपए एक्सेप्ट करने पर एप्रोवेशन मान लिया जाएगा और इलेक्शन मान लिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि तुमने कंसेंट दी। क्या लिखा है? जिस व्यक्ति को फायदा प्रदत्त किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहण ही अंतरण की पुष्टि के लिए उसके द्वारा किया गया निर्वाचन गठित करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द बेनिफिट बाय द पर्सन ऑन whom it is conferred constitutes an election by him to confirm the transfer if he is
aware of his duty to elect and of those circumstances which would influence the judgment. अब अगर हम ट्रांस पूरी एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा भाई हमारे इस निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। क्या भैया 1/3 हमारी क्या कही हमसे बिना पूछे, वो इंटरफियर करेगा कि नहीं आगे? तो क्या लिखा है उन्होंने, कितनी बढ़िया बात लिखी है। If he is aware of his duty to elect and those circumstances which would influence the judgment of a reasonable man in making an election, or if the waives inquiry into the circumstances. अच्छा 6000 धन लेंगे। एक बात बताओ, तुमसे एक आदमी चलते रास्ता आओ, भगवान के ले 10,000 रुपये, सब तुम जानते कुछ नहीं हो, रोका रुकी हो, जे लो 10,000 तुम ले लोगे? तुम्हारा पहला प्रश्न होगा किस उपलक्ष्य में, क्यों, व्हाट इज द इंटेंशन है? तो 6,000 रुपये जब जेड ले रहा था तो वो एक्स से पूछ सकता था कि भाई साहब किस उपलक्ष्य में है, डील पढ़ता पूरी है, लेकिन तूने नहीं पढ़ी, तूने इंक्वायरी नहीं करी, तो हु इज दैट मिस्टेक? है क्लियर? बात समझ में आ गई? तो उसने सबको हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो ये जानता था कि उसे इलेक्शन करना है। अब आ गया यदि वह व्यक्ति जिसे वह फायदा प्रदत्त किया गया है, युक्तिमान निर्णय मनुष्य के निर्णय पर प्रभाव डालती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसी को तो मैं कह रहा हूं कि एक रीजनेबल मैन जो तुम्हें चलते रास्ते मिल जाए और तुम एक रीजनेबल मैन हो, आम आदमी हो, और वो तुमसे कहे ले 1 लाख रुपया, तो एक रीजनेबल मैन तुरंत डिसीजन लेगा, भाई क्यों? लेकिन तुमने क्या है, क्या करने मिल रहे धल्ले जेब में, तुम्हें पता करना चाहिए था कि क्यों मिल रहे हैं, लेकिन तुमने जानबूझकर नेग्लिजेंस रखी पता करने में, तो ये गलती तुम्हारी। साफ लिखा है इक्विटी में, ही हू सीक्स इक्विटी मस्ट कम क्लीन हैंडेड। तुम्हारे हाथ खुद के गंदे हैं, तुम न्याय मांगने किस आधार पर आए? ऐसा क्लियर? आगे चलिए। या अथवा यदि वह उन परिस्थितियों की जांच करने का आदित्यजन कर देता है, वो पता लगा सकता था कि क्यों मिल रहे हैं, लेकिन वो पता लगाते ही नहीं, क्या छोड़ो मिल रहे हैं ठीक है, उसने जांच करने की कोई जरूरत समझी। आगे बढ़ो। यदि वह व्यक्ति जिसे फायदा प्रदत्त किया गया है विसम्मति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना उसका उपभोग 2 वर्ष कर लेता है, तो ऐसा ज्ञान या आदित्यजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में उपधारित कर दिया। अब जेड ने 6,000 धन लिए, लेकिन ना तो एप्रोवेट किया ना रेप्रोवेट किया, और 6,000 धन लिए, और कहता है बताता हूं, ए से बोला बताता हूं, ठीक है भैया। अब तुम 6,000 रुपया 2 साल से रखे बैठे हो, और ना एप्रोवेट कर रहे हो ना रेप्रोवेट कर रहे हो। 2 साल बाद ये मान लिया जाएगा कि आपने एप्रोवेट कर दिया। इसको पढ़ो क्या लिखा, बेयर, ठीक है, क्लियर है? या मैं बेरेट पढ़ दूं? ऑनलाइन वाले लोग हैं उनके लिए तो बेरेट पढ़ दूंगा। यदि सच नॉलेज, यही पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, such knowledge or bearer shall
in the absence of evidence to the contrary, be presumed, माना जाएगा, if the person on whom the benefit has been conferred has enjoyed it for 2 years without any act of express disdain. मना करता नहीं है और 6,000 लगे बैठा है, 2 साल निकल गए हैं, ये मान लिया जाएगा कि ट्रांजैक्शन एप्रोवेट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उसे ज्ञान था, जेड को नहीं था, ये उसके कार्यों से अंदाजा लगाया जाएगा। लिखा है ऐसा ज्ञान या आदित्यजन उसके ऐसे किसी कार्य से अनुमित किया जाएगा जिससे उस संपत्ति में जिसके अंतरित करने की प्रवंजना की गई है, हितव्यक्त व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना दिया है जिसमें वो होते यदि वह कार्य न किया गया। तो भैया इसको तुमने क्यों हटाया प्रॉपर्टी से, इसका शेयर क्यों खरीदा, उसको उस अवस्था में क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि तुम जानते थे कि हमें निर्वाचन करना है, और अगर हमने भैया का भी पार्ट का निर्वाचन कर दिया तो कल वो कोर्ट में खड़े होकर पूरे ट्रांसफर को कैंसिल। आगे यदि वह अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अंतरण की पुष्टि कर रहे, अब उसने 6,000 रुपए नहीं लिए और ट्रांसफरर से बोला कि मैं आपको बताता हूं कि मैं इलेक्ट करूंगा कि नहीं। 1 साल निकल गया, न अप्रोवेट कर रहा है न रेप्रोवेट कर रहा है। तो 1 साल बाद एक्स ने जेड को, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी को नोटिस दिया 1 साल बाद कि भाई 1 साल निकल गया है, हाँ या ना कुछ तो करो। वो फिर भी हाँ या ना नहीं करता है, तो नोटिस का पीरियड निकल जाने के बाद ये माना जाएगा कि उसने अप्रोवेट कर दिया है, अगर वो इनकार नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। और अगर जेड निर्वाचन करने से पहले पागल हो गया, निर्योग्य हो गया, तो पागल ही होगा, बच्चा तो है नहीं है, तो ये निर्योग्य हो गया या दिवालिया हो गया। तो अगर निर्योग्य हो गया, पागल हो गया, तो इसके एलआर के पास प्रॉपर्टी चली जो भी है ना। और अगर क्या और अगर ये दिवालिया हो जाता है, तो जो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी पर कोर्ट रिसीवर या असाइनी अपॉइंट कर देता है, तो फिर वो सक्षम अधिकारी असाइनी या वो हो जाता है रिसीवर, और फिर वो इलेक्ट करेगा शेयर के लिए। अगर ये दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है, तो पागल होने की दशा में एलास और दिवालिया होने की दशा में जो उसकी प्रॉपर्टी पर रिसीवर बैठाया जाता है सीपीसी में, डिग्री के एग्जीक्यूशन वाले ऑर्डर 21 में पढ़ा था पढ़ने, तो जो रिसीवर बैठा दिया जाएगा, फिर वो रिसीवर सक्षम प्राधिकारी लिखा तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन किया। कौन ये पूरा सेक्शन हुआ कि नहीं?